देख रहे हैं क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सुरम्या कौशिक एंड वेलकम टू आवर शो बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स, जहां पर सभी सवालों के राइट आंसर्स हैं के श्रीनिवास राव के पास। थैंक यू। द नेटवर्क 18 ग्रुप स्पोर्ट्स एडिटर के श्रीनिवास राव हमारे साथ पहले जुड़े थे फर्स्ट एपिसोड में, जहां पर हमने बात करी थी WPL के बारे में, पर आज हम बात करेंगे IPL के बारे में, विच इज मोर ऑफ द सेम लीग। पर श्रीने, मेरा ना कुछ और ही कंसर्न है IPL को लेकर। पिछले 3 साल में हमने कुछ अलग तरीके का IPL देखा, बाहर हुए मैचेस, बिकॉज कोविड था तो क्राउड्स भी इतने नहीं थे। ये 3 साल बाद अब होम एंड अवे बेसिस में होगा IPL विद दैट एक्साइटमेंट इन क्राउड। और जब IPL की बात आती है ना, तो मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि बिजनेस क्या है IPL का। एंटरटेनमेंट तो है ऑब्वियसली, क्योंकि पूरी फैमिली एक साथ बैठकर देखती है IPL, बट आई वांट टू नो बिजनेस ऑफ IPL। एंड नाउ हम लोग एक अलग नए रेवेन्यू मॉडल में हैं, जहां पर मीडिया ब्रॉडकास्ट राइट्स 48,000 crores, यू नो इट्स सच अ ह्यूज अमाउंट, विच मीन्स कि अगर हम रेवेन्यू के बारे में बात करें तो IPL का जो सेंट्रल पूल है उसका रेवेन्यू डबल नहीं ट्रिपल हो जाता है। तो ये जो इतने सारे नंबर्स हैं ना, मुझे कई बार बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज हम इसी बारे में बात करें कि IPL का बिजनेस कैसा है और ये जो ब्रॉडकास्ट राइट्स है उससे क्या चेंज होने वाला है। ओके, IPL का जो एक बिजनेस मॉडल है, इसके बारे में मैंने इनफैक्ट लास्ट टू एक्चुअली अक्टूबर 2021 में मैंने एक ट्विटर थ्रेड डाला था, जिसमें मैंने जो ओरिजिनल बिजनेस मॉडल था IPL का वो मैंने समझाया था। एज इन बड़ा एक सिंपल सा वो थ्रेड था कि पैसा आता कहाँ से है और पैसा जाता कहाँ है। लाइक यू नो, फ्रेंचाइजीज पैसे कैसे इन्वेस्ट किए हैं और कैसे कमा रहे हैं। तो 8 फ्रेंचाइजीज हैं, तो वो बड़ा सिंपल सा एक मॉडल था कि ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू से जो पैसा आता है, सेंट्रल पूल से जो सेंट्रल स्पॉन्सर से जो पैसा आता है, जैसे टाइटल स्पॉन्सर हो गया या ऑफिशियल पार्टनर हो गया IPL के, वो जो पैसा आता है वो सारा मिला के एक सेंट्रल पूल ऑफ रेवेन्यू बनता है। उसके अलावा फ्रेंचाइजी जो है वो अपने खुद के लेवल पे मार्केटिंग करते हैं, जर्सी का स्पॉन्सरशिप लाते हैं, गेट मनी से कमाते हैं, राइट। उनके भी अपने पार्टनर्स होते हैं, तो वो होता है लोकल रेवेन्यू, राइट। अब 2 पूल हो गए, एक सेंट्रल रेवेन्यू पूल हो गया और एक लोकल रेवेन्यू पूल हो गया। अब ये मिला के ये पैसा आया है, तो ये जो सेंट्रल लोकल रेवेन्यू पूल जो है वो पैसा तो फ्रेंचाइज का ही है, वो तो उनकी इनकम है। जो सेंट्रल रेवेन्यू पूल है वो IPL की जो मैजिक है ना, वो इस बिजनेस मॉडल में है। जिस तरीके से ये डिवाइड हुआ था, ये मतलब इट्स लाइक लिटरली जादू है। जो ललित मोदी के टाइम पे यू नो ये फॉर्मूला डिवाइस हुआ था। तो ललित मोदी के टाइम पे BCCI ने कहा कि देखो, जो फ्रेंचाइज ओनर्स जो कंपनीज आके फ्रेंचाइजीज खरीद रही हैं, वो एक रिस्क ले रही हैं, क्योंकि ये उनका कोई सेटल्ड बिजनेस तो है नहीं, राइट। अगर मुंबई इंडियंस की जो पेरेंट कंपनी है रिलायंस, उन्होंने आके $111.9 मिलियन डाला, राइट। वैसे किसी ने एक 100 मिलियन, 91 मिलियन, 67 मिलियन जो था वो चीपेस्ट फ्रेंचाइज था, जो राजस्थान रॉयल्स का था। वो उस जमाने में एट डॉलर का जो करेंसी एक्सचेंज रेट था वो 40 रुपीज था, उसमें कुछ वो 260 या 270 करोड़ की वो फ्रेंचाइज थी। तो अब देखिए आप, कोई बिजनेसमैन आके एट अ मिनिमम भी 270 करोड़ कमिट कर रहा है, तो रिटर्न में BCCI का भी तो काम बनता है ना कि उसको रिस्क फ्री करे। तो BCCI ने क्या कहा, एक काम करते हैं, ये जो सेंट्रल रेवेन्यू से जो पैसा आने वाला है ना, पहले के 2 या 3 साल तुम इसके 80% ले जाओ, मतलब फ्रेंचाइजी जो है तुम 80% ले जाओ, मैं सिर्फ 20% रखूंगा। तीसरे से 5वें साल के बीच में जो है तुम इसमें से 70% ले जाओ, मैं 30% रखूंगा, ठीक है। और फिर आखिरी के जो 3 से 4 साल बचे, 10 साल का पीरियड था जिसमें फ्रेंचाइजीज को पैसा भरना था, राइट। आखिरी का जो पीरियड है, इसमें आप 60% ले जाओ, 40% मैं रखूंगा, और ये 10 साल में हम इस बिजनेस को खड़ा करेंगे, आप इसमें से पैसे कमाने लगोगे, उसके बाद में आप 50% रखो, हम 50% रखेंगे। वो ये बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है। कोई भी पूरे वर्ल्ड में, जो आज हम बोलते हैं कि IPL इज रिस्क फ्री, ललित मोदी ना बार बार यही कहता था, IPL इज यू नो रिस्क फ्री, इकोनॉमी नीचे हो या कुछ हो, IPL को फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए नहीं फर्क पड़ता क्योंकि ये जो मॉडल है ये इसको प्रोटेक्ट करती है। अभी 2 नई टीम आई,
Yes. लास्ट ईयर, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। जी, इनको भी यही चीज देने वाले थे हाँ। कि 80% और शुरुआत उससे हो, 80 20 70 30 और उनको दे नहीं पाई बीसीसीआई ये फैसिलिटी। अच्छा। क्योंकि रेवेन्यू मॉडल फिर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता था, क्योंकि 8 को आप 50-50 दे रहे हो, फिर 2 जो नए आए उसमें आप 70-80 मतलब आप डिवाइड करो, वो बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाते थे। इसीलिए बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि देखो जो भी नया इन्वेस्टर आएगा उसको हम 50-50 पे ही रेवेन्यू शेयरिंग रखेंगे। बट तब तक आईपीएल इतनी एस्टैब्लिश बिजनेस हो चुकी थी कि आप सोचो, फिर भी गोयनका साहब $1 बिलियन लेके आए लखनऊ के लिए, और वो सीवीसी जो है वो 5,500 करोड़ लाई, डिस्पाइट दे नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ 80-20 70-30 60-40। ये थी अब तक की कहानी। यस। हालांकि मैं एक छोटा सा ऐड कर दूं कि डब्ल्यूपीएल में बीसीसीआई ने ये फॉर्मूला डाला है, ओके, 80-20 70-30, बट ये हम किसी और शो में बात करेंगे। एब्सोल्युटली राइट। ये अब तक का था जो मैंने ट्विटर थ्रेड डाला है, वो मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डाल दे इस शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एब्सोल्युटली, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जो ट्विटर थ्रेड अगर आपने नहीं पढ़ा है। और बाकी सारी डिटेल्स के लिए तो अभी बात चल ही रही है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो अभी हम बात कर रहे थे जो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू मॉडल था। अब आ गए हमारे पास मीडिया राइट्स। ये जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है 48,000 करोड़ में, तो नंबर ही इतना बड़ा है, इसके आने से क्या चेंज हुआ है? क्या चेंज नहीं हुआ है? इट हैज ट्रिपल्ड। यस। 8,200 का जो ओरिजिनल 2008 में जब सोनी ने राइट्स खरीदा था इसका आईपीएल का, तब एक नया प्रोडक्ट था। हाँ। और इन्वेस्टर को भी स्टेबिलिटी चाहिए था, और बीसीसीआई भी वो, तो मैं सोच रहा था ना कि कितना चलेगा, कितना हिट होगा, क्या होगा, राइट। तो बीसीसीआई ने ब्रॉडकास्टर को जब ले आया, ब्रॉडकास्टर को बीसीसीआई ने 10 साल का कमिटमेंट दिया। क्योंकि बीसीसीआई को पता था कि ब्रॉडकास्टर ओवरनाइट इसमें से पैसे बनाने नहीं वाला। हालांकि ये बात अलग है कि आईपीएल वाज अ हिट फ्रॉम डे वन, राइट, बट बीसीसीआई को भी पता था कि डे वन से इसके पैसे नहीं बनने वाले, राइट। तो उस चक्कर में बीसीसीआई ने क्या किया, बीसीसीआई ने 8,200 करोड़ में सोनी को बेचा, एवरीथिंग। उन्होंने कहा आप टीवी भी रख लीजिए, आप डिजिटल भी रख लीजिए। बट 8,200 में डिजिटल की वैल्यू क्या थी? 2008 में जो ओटीटी और इंटरनेट पेनिट्रेशन था मार्केट में, वो कितना था? 2% 4%, बिल्कुल ना के बराबर था। एग्जैक्टली। तो 8,200 में 8,000 टीवी ही थे, ठीक है। अब ये थे 10 साल के लिए। ये खत्म हुआ 2017 में, 10 साल, राइट। 2018 से लेके 2022 के राइट्स खरीदे स्टार ने, डिज्नी ने। उसके लिए उन्होंने दिया 16,347 करोड़, 16,347, 5 साल के लिए। अगर आप प्रोरेटा ये 10 साल पे कैलकुलेट कर लें तो ये कितना भाव हो गया इसका? 32,500, 33,000 करोड़, राइट। अगर 10 साल के, तो 10 साल के प्रोरेटा वैल्यू पे अगर आप देखें तो आईपीएल 8,200 करोड़ से 32.5 करोड़ हजार करोड़ जाने वाला था। ये जंप थी। आप ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिले किस किस्म की जंप थी, राइट। अब 5 साल के लिए 16,500 करोड़ की जो 5 साल की राइट्स है, अब गई है 48,000 करोड़ में। अब इसमें आप देखिए स्टोरी कहाँ है। ये पैसा ऊपर गया, ये तो स्टोरी तो है, ये बनती आ रही है, राइट, कि 8,200 बने 16,500, 16,500 बने 48,000 करोड़, राइट। तो ये तो चलती आ रही है स्टोरी, बट इसमें स्टोरी विद इन द स्टोरी जो है इसमें, वो है ग्रोथ ऑफ इंटरनेट एंड ग्रोथ ऑफ ओटीटी एंड ग्रोथ ऑफ डिजिटल। ये है स्टोरी। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बताया 8,200 में डिजिटल की कोई वैल्यू ही नहीं थी, राइट। वो मार्केट तब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। वहां से 16,500 करोड़ जब डिज्नी ने डाला बिड में, तो डिज्नी ने एक कंसोलिडेटेड बिड डाला। डिज्नी ने ये नहीं बताया मार्केट में कि हम 16,500 करोड़ में टीवी पे कितना डाल रहे हैं और इंटरनेट पे कितना डाल रहे हैं। एक कंसोलिडेटेड बिड लिखा पेपर पे कि हमको इतने राइट, इतने फी पे चाहिए, राइट्स दे दिया। तो हम कैसे हिसाब लगाएं कि डिजिटल की वैल्यू क्या होगी? तो उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा इंडिविजुअली डिजिटल पे सबसे बड़ा बिड किसका आया था। इंडिविजुअली डिजिटल पे सबसे बड़ा बिड आया था फेसबुक का, 3,900 करोड़। ओके, मैं आपको यकीन दिला दूं, ये 2017 में जब ये बिड आया 3,900 करोड़ का, ये कहा जाता है कि अमेरिका में
रूपर्ट मुर्डॉक जो फॉक्स के बॉस हैं और जो डिज्नी स्टार की पेरेंट कंपनी डिज्नी को डिज्नी ने फॉक्स को खरीदा, बट वो जब फॉक्स के पास था स्टार, उसके सुप्रीम बॉस थे वो। राइट। जब उन्होंने सुना कि फेसबुक ने 3,900 करोड़ का बिल डाला है सिर्फ डिजिटल के लिए, तो स्टोरी गोज कि उन्होंने अपने लोगों से कहा कि भाई ये धंधा हमसे नहीं होने वाला, इसमें से निकलिए बाहर, क्योंकि ये अलग लेवल पे जा रहा है, ये पागलपन है। उन्होंने ऑब्वियसली वो बहुत बहुत बड़े मीडिया मुगल जो नाम हम देते हैं ना, उसमें रूपर्ट मुर्डॉक से बड़ा नाम कोई नहीं। राइट। उन्होंने तब मैं इस बात को समझ लिया और इस बात को उन्होंने इतना सीरियसनेस दिया कि 3,900 करोड़ का अगर सिर्फ डिजिटल का बिड आ रहा है, तो आप सोचिए ये स्पेस कहाँ जा रहा है आगे चल के। जो कि हमने इस राइट साइकिल में देखा कि वो 3,900। अच्छा, बाय द वे, तो स्टार में हम डिटरमाइन नहीं कर सकते थे कंसोलिडेटेड में उन लोगों ने इंटरनेट के लिए कितना डाला था, राइट? तो फेसबुक का जो बिड था वही एक बेंचमार्क वैल्यू है हमें समझने के लिए। बट इस बार जब राइट्स बिकी, उसमें असली गेम जो है वो समझ में आया, क्योंकि बीसीसीआई ने इस बार ई ऑक्शन किया, और जब ई ऑक्शन किया तो सारे नंबर्स उठ के बाहर आए। और अच्छी बात यह है क्योंकि मार्केट इतना इसमें बढ़ गया है कि डिजिटल के लिए बिड अलग हुई और टीवी के लिए बिड अलग हुई। हालांकि ये ऑप्शन था किसी पार्टिसिपेंट के पास, ये ऑप्शन भी था कि वापस फिर से कंसोलिडेटेड बिड डाले, बट ये जो स्पेस है ये इतना बड़ा हाथी बन चुका है अभी कि कोई इसमें कंसोलिडेटेड बिड डाल के वो 5 साल का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। और आप देखिए, जो मैं 8,200 में से कह रहा हूँ कि शायद 200 करोड़ हो सकती थी डिजिटल, वो आज बढ़ के आज जियो ने क्लोज टू 25,000 करोड़ खर्चा किया है, वायाकॉम 18 ने उसी राइट्स के लिए। दिस इज वी आर एक इमारत, आप इसको ऐसे सोचिए कि एक इमारत बन रही है जो कि डिजिटल ग्रोथ की स्टोरी है। वो एक ग्राउंड जीरो पे जो है उसका मतलब नारियल तोड़ के उसका एक ये हुआ, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ, राइट? वो 2008 में हुआ। वो बिल्डिंग बनते बनते आज जो आई है वो इस लेवल पे आई है कि आप 24,000 करोड़ 25,000 करोड़ के सिर्फ डिजिटल मार्केट पे आप रुके हो। और यहाँ से ट्रू डिजिटल रेवोल्यूशन जो है इन स्पोर्ट एंड फ्रॉम अ क्रिकेटिंग स्टैंड पॉइंट, इंडिया स्टोरी जो है वो शुरू होने वाला है। यस, एब्सोल्युटली। इतना बड़े नंबर्स हैं, विच मीन्स कि फ्रेंचाइजीज के रेवेन्यू भी बढ़ेंगे एंड देन दे विल अर्न प्रॉफिट एज वेल। तो अगर फ्रेंचाइजी विल अर्न प्रॉफिट, तो क्या प्लेयर्स भी प्रॉफिटेबल होंगे?